नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। आमतौर पर ये धारणा रहती है कि हार्ट से ग्रसित कोई बीमारियां हों, जैसे कि हार्ट फेलियर या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओबेसिटी वगैरह जैसी बात करते हैं हम, तो ये सर्जिकल वे से ही ट्रीट होता है, ऐसा एक साइकोलॉजी रहती है लोगों की। लेकिन कई सारे लोग इसको डिबेट करते हैं, ये कहते हुए कि नहीं, नॉन सर्जिकल मेथड यानी बिना शल्य क्रिया किए भी इसका इलाज हो सकता है इन बीमारियों का। और वो कैसे, ये हम आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली ये क्लेम करता है कि अब तक इतने सालों में उन्होंने 10 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स को बिना सर्जरी के ठीक किया है और वो आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे। तो ये इसके बारे में हम पेशेंट्स को भी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने वीडियो उनका, जिसमें दावा करते कि वो कैसे आजकल एक हेल्दी लाइफ जी रहे। साथ साथ में माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के ओपीडी हेड डॉक्टर गौरव शेलके आज हमारे साथ हैं और ये भी हमको बताएंगे कि कैसे हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ये हार्ट के प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है और एक हेल्दी हार्ट की तरफ वापस रिवर्ट हो सकते हैं हम। तो ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जनरली ऐसा देखा जा गया है कि जो हार्ट डिसीज़ है, मतलब हार्ट डिसीज़ में जनरली 2 कैटेगरी आती है, एक तो हार्ट फेलियर और दूसरा इस्केमिक हार्ट डिसीज़। और इनके कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल, हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज या हमारा खान पान बिगड़ा होगा, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में काउंट होते हैं। अगर हमने अपने लाइफस्टाइल में सुधार किए तो हमें ये डिसीज़ रिवर्स होते हुए दिखाई देते हैं। इसी में हम डाइट थेरेपी, मेडिसिन्स, पंचकर्मा, एक्सरसाइज, ये सब थेरेपी हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। योगा एक्सरसाइज में योगा और मेडिटेशन ये सब आता है। और ये लाइफस्टाइल अगर हमने मॉडिफाई किया तो हमें काफ़ी चीज़ें उसमें सुधार मिल जाता है। और इसीलिए हार्ट डिसीज़ भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने की वजह से उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे या पंचकर्मा से हम पूरा शुद्धि करते हैं तो उसमें हमें हार्ट डिसीज़ रिवर्स डेफिनेटली मिल जाता है। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि लैंसेट और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और जापी यानी कि जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया जैसे नामी रिसर्च रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि नॉन सर्जिकल वे से भी हार्ट को प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर और हमारे माधवबाग के डॉक्टर्स जो है वो तत्पर रहेंगे आपकी सेवा में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि एक पेशेंट को सुन लें और उसके एक्सपीरियंसेस क्या है वो सुनेंगे हम कि कैसे आजकल एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मेरा नाम हरदीप सिंह मान है, मेरी एज 45 साल है, प्रॉपर मैं गोंदिया का हूँ। मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और मेरी लाइफ अच्छी से चल रही थी। एक दिन मेरा काम चालू था, काम चालू होने के बाद ऐसे ही जरा सा मेरे को छाती में दर्द था, उसके कारण मैंने थोड़ा सा जाके कहा कि चेकअप कराता हूँ। उसके बाद उनने मेरा चेकअप किया तो हॉस्पिटल में उनने 2 दिन के लिए मुझे भर्ती कर दिया। तो उनने बताया गया कि आपको ये अटैक आके चला गया है। इसके बाद मैंने सेकेंड ओपिनियन लिया नागपुर में जाके। नागपुर में फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में उनने मेरे को बताया कि एक नस में 80% है, एक में 87% है। तो ये देख के हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। 3 दिन तक तो ना खाया ना पिया, कुछ किया। आदमी एकदम चुपचाप बैठा रहा कमरे में। फिर घर वाले टेंशन में आ गए कि अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे ही मेरे बेटे को मैंने बात किया कि भाई देखो कहीं कुछ और है क्या। तो पता निकाला उनने माधवबाग का। हम सीधा वहाँ पहुँच गए और जैसे हम यहाँ आए, यहाँ का वातावरण देखा, यहाँ का स्टाफ देखा, यहाँ की बाकी चीज़ें देखी, प्रीमाइस देखा, यहाँ का बहुत ही बढ़िया लगा। फिर उसके बाद यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो यहाँ जो मन का डर था वो 2 दिन में ही बाहर निकल गया और आज मेरे को 1.5 साल हो गया है, यहाँ का इलाज चालू है। पहले दिन मेरा स्टेट टेस्ट हुआ तो मैं 3 मिनट के बाद ही मेरी ईसीजी में चेंज आ गया। फिर उसके बाद किट मिली मुझे, वो डाइट किट किया तो फिर उसके बाद 7 मिनट तक मैं चलना चालू हो गया। और एक खास बात आपको बताऊं मैं कि मेरा जो इंसुलिन चालू था वहाँ पे, यहाँ 1.5 दिन में ही बंद हो गया इंसुलिन। के बाद मेरी शुगर धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगी और रोज 3.5 किलोमीटर जाता हूँ सवेरे और आता हूँ। माधवबाग में आने के पहले मेरा वजन 107 किलो था। इस वजन को मैंने
6 महीने में 90 किलो पे लाके रख दिया। यहाँ के डॉक्टर लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, मैंने उनका बहुत साथ दिया। और एक बात आपको सबको कह दूं भाई लोग, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखा करो। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। सर मैं जैसे कह रहा था कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको कोई बीमारी हो, हार्ट क्या कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन खासकर हार्ट के बारे में आज हम बात करें तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है हार्ट डिजीज़ को। सबसे अहम बात ये है कि हमारा हार्ट बचपन से लेके अभी तक इतना काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है 24 घंटे 7 दिन, तो उस हार्ट के बारे में एक बार तो सोचना बिल्कुल लाजमी बनता है। तो हार्ट ये हमारा पहले काम कैसा कर रहा है, इसके लिए कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या फिर कार्डियक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट ये प्लान हो जाती है कि हमारा हार्ट कैसा किस तरह से काम हो रहा है, उसको कोई ख़राबी आ रही है नहीं आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रेस्टिंग में बैठा हूँ तो मेरे हार्ट रेट जो होते हैं 70-75 बीट्स पर मिनट रहते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो हमारे हार्ट बीट्स बढ़ के 90-100 बीट्स पर मिनट इतना हो जाते हैं। और जब हम रनिंग करते हैं या कुछ हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट बीट्स 120-140 बीट्स पर मिनट इतना काम पर मिनट करते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि इतना काम करने के लिए हार्ट को भी कुछ मात्रा में ब्लड सप्लाई ज़रूरी होता है। तो वो ब्लड सप्लाई हार्ट को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसका वर्किंग स्टाइल, उस अलग अलग लेवल पे हार्ट को ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है या हार्ट के फंक्शन में कुछ खराबी तो नहीं आ रही है, ये जानना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कार्डियक रिस्क असेसमेंट। मतलब भविष्य में मेरा हार्ट कितने रिस्क पे है या कितना धोखा है मुझे हार्ट डिसीज़ का, वो जानने के लिए कार्डियक रिस्क असेसमेंट किया जाता है। उसमें सबसे बेसिक चीज़ें आती है ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारे खून का प्रेशर हमारे खून के नलियों में कितना है ये दर्शाता है। और ब्लड प्रेशर ये जनरेट होता है हार्ट पंपिंग से ही, तो ब्लड प्रेशर ये बहुत वाइटल साइन है। दूसरा है हमारा पल्स रेट, हार्ट रेट। मतलब अलग अलग लेवल पर जैसे मैंने बताया कि हार्ट रेट बढ़ता जाता है, वैसे ही अगर मेरा हार्ट रेट रेस्टिंग में ही सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है या 100 के ऊपर है, इसका मतलब हार्ट को कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा काम या वर्कलोड है। तो वो वर्कलोड ढूंढना है कि किस वजह से इतना हार्ट काम कर रहा है। तीसरा आता है उसमें ईसीजी। अब ईसीजी में 2 तरह के ईसीजी आते हैं। एक रेस्टिंग ईसीजी, मतलब रेस्ट में मेरा हार्ट का इलेक्ट्रिक कंडक्शन किस तरह से हो रहा है, और दूसरा होता है ट्रेडमिल या स्ट्रेस ईसीजी। मतलब हम हार्ट को थोड़ा सा काम करवाएंगे, स्ट्रेस देंगे और चेक करेंगे कि उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैसे जनरेट हो रहे हैं, तो वो ईसीजी कहलाता है। अब ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है तो आगे बढ़ के हम हार्ट की एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं जो होता है 2D इको। 2D इको में जैसे हम पेट की सोनोग्राफी करते हैं वैसे ही हार्ट की सोनोग्राफी स्टडी होता है, जिसमें हार्ट के चारों चैम्बर्स का वॉल्यूम, पैरामीटर्स सब समझ में आते हैं। हार्ट के वॉल्स का काम बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है वो समझ आता है। दूसरा, 2D इको में हम एक एडवांस टेस्ट करते हैं GLS स्कोरिंग, जिसका फुल लॉन्ग फॉर्म है ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका मतलब है हार्ट के मसल की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी कितनी है। अब हार्ट के मसल की कॉन्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन मसल्स को सप्लाई प्रॉपर होगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो ये सप्लाई जानने के लिए ही GLS स्कोर किया जाता है। मेडिकल साइंस में उसको बोलते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन, मतलब ब्लड का परफ्यूजन उसमें कितना हो रहा है वो समझ में आता है, उसको GLS स्कोर बोलते हैं। ग्लोबल स्कोर होता है वो। तो उसके बाद में अगर हमको ब्लॉकेज जानना ही है तो फिर हम एंजियोग्राफी या फिर सिटी एंजियोग्राफी ये टेस्ट पे जाते हैं। तो एंजियोग्राफी के पहले तक के जो टेस्ट है वो कहलाते हैं कार्डियक रिस्क असेसमेंट। तो अगर हमने ये सही समय पे जांच कर ली है, क्योंकि हार्ट अटैक आता है तो अटैक कभी भी बोल के नहीं आता, तो इमरजेंसी में कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए अगर हमें प्रिपेयर रहना है, अटैक की कंडीशन जब इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशन को झेलने के लिए मेरा हार्ट सक्षम है या नहीं है वो जानने के लिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं कि अभी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। व्हाट एज ये सब कर लेना चाहिए सर? जैसे ही आप समझदार हो, जैसे 30 के प्लस आप जा रहे हो, जैसे आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जा रहे हो, क्योंकि अप टू 30 एज आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशंस आते हैं, एक्टिविटी आती है, आप भागादौड़ी में रहते हो, उसके बाद में स्टेबिलिटी आने चालू होती है, तो वहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है। उसके बाद आपको डेफिनेटली साल में कम से कम एक बार तो कार्डियक असेसमेंट जरूर करना चाहिए, जिसमें मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या पल्स रेट, तीसरा ECG जिसमें रेस्टिंग ECG और स्ट्रेस ECG, और फिर चौथा एडवांस 2D इको विद GLS स्कोरिंग। ये अगर हमने 4 टेस्ट कर लिए
तो इसमें मुझे समझ में आता है कि मैं हार्ट डिसीज़ के कितने रिस्क पे हूँ या कितना सेफर साइड पे हूँ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपके स्क्रीन पर जो अभी एक नंबर फ्लैश हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर केवल एक मिस्ड कॉल दीजिएगा। उस मिस्ड कॉल के बाद आपके फ़ोन पर SMS के द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा माधव बाग द्वारा। उस लिंक को क्लिक कीजिए, उसमें पूछे गए सवालों का सही जवाब दीजिए और वो जवाब मिलने के बाद आपको वापस एक नंबर आएगा। वो नंबर है आपका हार्ट स्कोर, यानी कि आपका हार्ट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप 022248930202 पर एक मिस कॉल दे ही सकते हो और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। सर, ये जो पेशेंट अभी अपना एक्सपीरियंस नरेट कर रहा था और उससे पता चलता है कि ये जो रिज़ल्ट्स उसके अच्छे आ रहे। आपके पास एक 7 डे ट्रीटमेंट भी है, रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट इस हार्ट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि हार्ट डिसीज़ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल में हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो फाइंड आउट करने के लिए ही 7 डेज रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्लान होती है। बहुत लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो उनको वो शेड्यूल पूरा बिठाने के लिए ही 7 डेज़ का प्रोग्राम प्लान होता है। यस, तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक हम शेड्यूल ऐसे बनाते हैं, जैसे सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे उठना होता है। 4 बजे। ब्राह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे या सूर्योदय के 2-2.5 घंटे पहले। तो उसमें अगर आप उठते हो तो आपका सबसे पहला आपका दिनचर्या होती है। दिनचर्या मतलब आपका दातुन होता है, नस्य होता है, अंजन होता है, फेस की मसाज होती है। उसके बाद में आपको मॉर्निंग वॉक किया जाता है। मॉर्निंग वॉक के बाद में आपका योगा के बाद में आपका ब्रेकफास्ट के बाद में आपको एक पंचकर्मा के लिए हम भेजते हैं। पंचकर्मा के बाद में 12 बजे एक हवन होता है। हवन इसलिए कि जो भी मेंटल स्ट्रेस है आपका वो रिलीज हो जाए, उसके पीछे वही एक लॉजिक है। उसके बाद में आपका एक सात्विक भोजन होता है जिसको हम स्वास्थ्यम डाइट बोलते हैं। उसके बाद में आपका एक एजुकेशन लेक्चर होता है जिसमें आपको ये पता लगता है कि आपको जो बीमारियां हैं उसका जड़ क्या है, उसका कारण क्या है, हम जो गलतियां कर रहे हैं उसमें सुधार कैसे किया जाना चाहिए, और आपको डाइट जो हम दे रहे हैं वहाँ पे उस डाइट की विधि किस तरह से है उसका डेमो हम देते हैं, प्रत्यक्ष देते हैं। उसके बाद में एक दोबारा एक्सरसाइज सेशन प्लान होता है जिसमें आपकी कार्डियक वर्कआउट दोबारा किया जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि अभी आपका स्टेटस क्या है, हार्ट का पहले से अभी क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, ये डेली हम चेक करते हैं। उसके बाद इवनिंग का एक पंचकर्मा प्लान होता है कि 2 बार पंचकर्मा शुद्धि आपकी मस्ट है। शाम को वापस आपका गेट टुगेदर होता है जिसमें सारे पेशेंट्स मिलकर गाने गाते हैं, कुछ छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं, फन एक्टिविटी करते हैं, रिलैक्सेशन सेशन होते हैं। उसके बाद एक मेडिकल राउंड होने के बाद में पेशेंट को हम सोने का मौका देते हैं। तो पूरा इतना बिजी शेड्यूल के बाद में पेशेंट थक हार के टाइम पे सोने ही लगता है। तो ये लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस है, इससे पेशेंट को भी ये समझ में आता है कि ये छोटे बदलाव से मेरे अंदर बहुत सारे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। मेरा बीपी जो है लोअर डाउन हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, मेरी शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो रही है। तो मुझे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है या नहीं है, सच में ज़रूरत है या, ये सब क्लियर हो जाता है। दूसरे कुछ बीच में इन्वेस्टिगेशन चलते हैं, जैसे 24 आवर्स का बीपी मॉनिटरिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते ही उनका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब डॉक्टर या नर्स का चेहरा या साइकोलॉजिकली तो साइकोलॉजिकली वो बीपी बढ़ा हुआ रहता है। या कैंपस में गए हॉस्पिटल के तो टेंशन के मारे बीपी बढ़ता है, ये सोचते हुए कि मेरा बीपी नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन वो बढ़ के आता है। और घर जाएंगे तो बीपी नॉर्मल रहता है। तो उनको 24 आवर्स बीपी मॉनिटरिंग के लिए हम मशीन लगाते हैं जिसका नाम है ABPM, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। उसमें ये समझ में आता है कि पूरे दिन भर उनका बीपी का एवरेज कितना है, नाइट में पूरा बीपी कितना है, क्योंकि वो हर 30 मिनट में बीपी आपका चेक करता रहता है। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा बीपी नॉर्मल है या हम सो रहे हैं रात को, लेकिन रात में हमारा ब्रेन एक्टिव है, उसकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। तो नींद भी पूरी नहीं होती है और बीपी की गोलियां हमेशा चालू रहती है। और उसके उल्टा भी होता है कि वो टेस्ट के बाद में ये समझ आता है कि दिन का और नाइट का बीपी लोगों का एब्सोल्यूट नॉर्मल रहता है, उसके बावजूद वो गोलियां खाते रहते हैं। तो एक डेफिनेटली टेस्ट है कि मुझे सच में हाइपरटेंशन है या नहीं। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं बीच में। इस तरह का शेड्यूल जैसा मैंने बताया, ये शेड्यूल से 7 दिन में उनकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है, उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है और उनके डाइट में जो बदलाव आते हैं जिसकी वजह से लीवर उनका
ट्रेन होता है कि मुझे आगे चल के इसी तरह से मेटाबॉलिज्म में इम्प्रोवाइज करना है। और पेशेंट को हम हैबिट में लाते हैं कि मॉर्निंग एक्सरसाइज तो एटलीस्ट कंपलसरी है। जहाँ पे हम 4 बार एक्सरसाइज करवा रहे हैं, पेशेंट बोलता है कि एटलीस्ट हम 2 बार तो घर में करें। तो इसीलिए लाइफस्टाइल चेंजेस उनके अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए 7 डेज रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जी, तो ये आपका एक 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट बिल्कुल होता है। दर्शकों को मैं बता दूं कि वो पेशेंट्स जो इन्होंने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी चीज़ें या इवन बाईपास करा लिया, या वो पेशेंट्स जो उनको डायबिटीज़ है या फिर पैरों में सूजन है या फिर बाद में अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये इन पेशेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि माधोबाग का जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर है जिसको कहते हैं SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये प्रोसीजर क्या है और कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930 पर। और डॉक्टर जैसे मैं बार बार कहता हूँ आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। बिल्कुल सर, अक्सर जब भी हम हार्ट के इश्यूज़ के पर जब बात करते हैं तो 2-3 टर्मिनोलॉजीज आते हैं। एक है हार्ट अटैक, एक है हार्ट फेलियर, एक है कार्डियक अरेस्ट। तो ये सब क्या चीज़ें और ये क्या आपके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ये जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये तीनों जो कंसेप्ट आपने बताई है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम तीनों समस्याओं को इकट्ठा मानते हैं, एक ही मानते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेलियर हो गया या कार्डियक अरेस्ट। अब तीनों में ये अलग अलग कंडीशंस है। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा हार्ट फेलियर। अब जैसे मैंने पहले बताया कि रेस्टिंग में, वॉकिंग में और हमारा एक्सरसाइज में हार्ट की गति अलग अलग होती है जी, राइट। ये गति क्यों अलग होती है? क्योंकि अलग अलग लेवल पे हमारे मसल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल का एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनको सप्लाई करने के लिए हार्ट उनकी डिमांड को सप्लाई पूरा करने के लिए वो हार्ट सप्लाई कर रहा है। अब ये सप्लाई पूरा करने में अगर हार्ट को दिक्कत हो रही है, मतलब हार्ट अगर काम वो पूरा नहीं कर पा रहा है एक्सपेक्टेड, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर है, उसको 50 मार्क्स पासिंग के चाहिए, उसको मार्क्स नहीं आए, 50 मार्क्स नहीं आए, 40 मार्क्स आए, तो हम बोलते हैं कि बच्चा फेल हो गया। वैसा ही हार्ट पूरा काम नहीं कर पा रहा है तो डिमांड के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो ये कंडीशन है, उसके पीछे का कारण ढूंढना है कि किस वजह से हार्ट में ये फेलियर आ रहा है, उसको हमें रिपेयर करके उसको पास करवाना है, कार्डियक एक्टिविटी से पास करवाना है। दूसरा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आता है कि जब हार्ट के ऊपर सडनली कोई इमरजेंसी अटैक होता है। मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में जब कोई ब्लड क्लॉट आके फंसता है, उस क्लॉट को आगे पुश करने के लिए 2 ही कारण इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, मेरी वो वेसल्स जहाँ पे वो क्लॉट फंसा है वो वेसल्स मेरी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और दूसरा हार्ट के मसल्स में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो पंप करके आगे उसको पुश करे या फ्लश करे। लेकिन अगर किसी कारणवश मेरी हार्ट की नलियाँ, ब्लड वेसल्स अगर बहुत स्टिफ हो चुकी है, तो वो क्लॉट जो है वही जगह पे फंसा रहेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वहाँ जो वेसल्स है वो कड़क हो गई है, स्टिफ हो गई है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लॉस हो गई। अब वहाँ पे वो क्लॉट फंसा रहा तो उसको बोला आता है मेजर अटैक आ गया। अब वो कंडीशन रिलीव करने के लिए फिर ब्लड थिनर्स या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं जो कंडीशन रिलीव होती है। और उसके बाद में भी अगर मान लो हम हार्ट की अगर केयर नहीं करते हैं, मतलब हार्ट को ये एपिसोड तो होके जा चुके हैं कि हार्ट पहला फेल्यूर में जा रहा है, मतलब हार्ट थक रहा है, हार्ट को कुछ ना कुछ कमियां आ रही है, वो हमने ठीक नहीं किया। जब अटैक आया, अटैक के बाद में, क्योंकि अटैक क्यों आया, क्योंकि हार्ट को इतनी ताकत नहीं थी ताकि वो उसको कंडीशन को झेल सके। उसके बाद में हमने तब भी नहीं सुना, हम फिर भी अत्याचार कर रहे हैं, हमारा गलत आहार विहार हम कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सडनली हार्ट अचानक अरेस्ट में चला जाता है। मतलब हार्ट वांट्स टू कंप्लीट रेस्ट, मतलब हार्ट बोलता है कि अभी हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है तो हम रेस्ट में जाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट के रीज़न अलग अलग होते हैं। कभी कभार जो हार्ट के 4 चैम्बर्स है उसमें कभी कभार आपस में तालमेल बिगड़ जाता है, जिसको अरिथमिया कहा जाता है, उसके कारण अचानक से वो अरेस्ट में जाता है। या जैसे हमने अभी रिसेंटली एग्जांपल देखा है कि जो के सिंगर जिनकी डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से, उनको अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पूरा दिन उन्होंने लाइव कंसर्ट किया, पब्लिक के साथ में, फैन के साथ में एंजॉयमेंट की, ओवर स्ट्रेस हो गए, उन्होंने खुद को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया, और जब वो रूम पे आए तो वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए। सेम राजू श्रीवास्तव जी, इन्होंने जिम में एक्सरसाइज करते करते खुद को ओवर एक्सरसाइज कर लिया और हार्ट फिर अरेस्ट में चला गया। तो
तो ये 3 कंडीशन एक के बाद एक आने वाली है, इसीलिए ये एक साथ जुड़ी हुई तो है, लेकिन तीनों कंडीशन अलग अलग है। तो अगर मैंने हार्ट फेलियर के कंडीशन में ही वो समझ लिया कि मुझे हार्ट डिसीज का लक्षण चालू हो चुका है, तो मैं उसको सही समय पर रिवर्स कर सकता हूँ। इसलिए बोला गया है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, यू कैन रिवर्स इट। जी, फेलियर की बात आपने कही सर, तो फेलियर में कम से कम जिंदा रहता है इंसान, और उसके हार्ट पंपिंग कैपेसिटी ठीक कर दे तो नॉर्मल भी हो जाता है। राइट। लेकिन अटैक में कितना टाइम मिलता है इंसान को बचने के लिए? अटैक में सर डिपेंड होता है कि हार्ट के पास कितनी क्षमता बची हुई है। अब हार्ट की क्षमता नापने के लिए एक माप है, उसका नाम है VO2 मैक्स। मतलब जैसा हमारे गाड़ी में रिजर्व का नॉब होता है कि इतना लीटर खत्म होने के बाद में मेरे पास 1.5 लीटर या 2 लीटर का टंकी में पेट्रोल बचा हुआ है, तो ताकि मुझे आगे चल के जल्दी पेट्रोल भरवाना है, ये रिजर्व का इंडिकेटर होता है। वैसे ही हार्ट का कुछ रिजर्व है जिसको कार्डियक रिजर्व बोलते हैं, वो रिजर्व कहलाता है VO2 मैक्स। तो ये VO2 मैक्स मिनिमम जेंट्स में होता है 35 ml पर kg पर मिनट, और लेडीज में होता है 32 ml पर kg पर मिनट। अगर मेरा इतना है तो मुझे कितने भी अटैक आए मैं उससे बच पाऊंगा, लेकिन अगर 35 ml से ये कम है तो मेरे सर्वाइवल रेट्स कम होंगे जी। तो इसीलिए सबको अपना VO2 मैक्स रिजर्व, कार्डियक रिजर्व पता होना बहुत जरूरी है कि मैं सच में उससे बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो ये समय जो होता है हर एक के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए हम देखते हैं कि आसपास हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार अटैक आके जा चुका होता है, तब भी उनको कुछ लक्षण नहीं समझ में आते हैं, या कुछ लोगों को एक अटैक आता है तब भी वो चले जाते हैं। वो डिपेंड है हमारे कार्डियक रिजर्व के ऊपर, दैट इज VO2 मैक्स। VO2 मैक्स यस। आइडियली मेल के लिए 35 फीमेल के लिए 32, बिल्कुल दिस शुड बी द थिंग। थर्ड इज कार्डियक अरेस्ट, उसमें भी इंस्टेंट मौत हो जाती है? कार्डियक अरेस्ट में भी इंस्टेंट आपका हार्ट बिल्कुल थम गया है, रुक गया है। अब वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की रिदम वापस लाने के लिए या तो उसको शॉक देना पड़ता है या प्राइमरी स्टेज पे CPR देना पड़ता है। तो CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन, मतलब जैसे हार्ट बंद हो गया तो एक एक सारे सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होना चालू होते हैं। तो अगर आपने सही समय पे CPR चालू किया तो एटलीस्ट एम्बुलेंस आने तक या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने तक पेशेंट को आप बचा सकते हो, बाद में मेडिकल केयर में बाकी मेडिकल केयर दे सकते हो। जी जी सर, अभी जो पेशेंट की बात सुन रहे थे हम कुछ देर पहले, तो उनका कहना था कि उनको हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ डायबिटीज़ भी था। अब जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है कि जल्दी ज़ख्म भरते नहीं, अगर वो हाथ पैर में अगर ज़ख्म होए तो वो जल्दी भरता नहीं। तो क्या आपका जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है SHS कहिए, तो ये उसको टेक केयर कर सकता है? श्योर, एब्सोल्युटली। डायबिटीज़ में सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल्स, ये हमारे मसल्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो ब्लड में ही एज इट इज़ बनी हुई रहती है। और हम देखते हैं छोटे बच्चों में अक्सर जो मीठा खाते हैं छोटे बच्चे, इसलिए उनमें पेट में कृमि ज़्यादा होते हैं। वैसे ही अगर मेरे ब्लड में लगातार शुगर बनी हुई है जो यूज़ नहीं हो रही है तो वो फर्मेंट होती है और वहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी होने के चांस होते हैं। अब डायबिटीज़ में होता ये है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप होती है, जिसके कारण कुछ हमें चोट लगती है या कुछ घाव होता है तो स्टार्टिंग फेज में हमें सेंसेशन लॉस होता है, सेंसेशन समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे जख्म बढ़ती जाती है। क्योंकि वहाँ पे अगर सेंसेशन ब्रेन तक पहुँचा तो ही ब्रेन आपका वहाँ पे काम करना चालू करता है। अगर ब्रेन के पास मैसेज गया ही नहीं तो वो डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं करेगा। सेम डायबिटीज़ में हम वहाँ पे संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये चिकित्सा के अंतर्गत कॉम्प्रहेंसिव डायबिटीज़ केयर, ये हमारा एक केयर प्लान है जो पंचकर्मा का, जिसके अंतर्गत डायबिटीज़ में शुगर आपके मसल्स के द्वारा यूटिलाइजेशन करने में हम प्रोत्साहित करते हैं। और वहाँ की शुगर जब लेवल पे आ गई तो आपकी न्यूरोपैथी जो है धीरे धीरे सॉल्व होती है और वहाँ का टिश्यू जो है जो डैमेज हुआ है या जख्म हुई है, घाव हुआ है, उसको रिपेयरिंग करने में मदद मिलना चालू होती है। तो हमने देखे हुए डायबिटिक फूड या डायबिटिक अल्सर्स ये काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। तो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये चिकित्सा डायबिटिक अल्सर्स या वुंड में बहुत अच्छा काम करती है, फायदेमंद है। जी जी। सवाल ये आता है सर कि माधवबाग इज़ वेल नोन फॉर अ प्रोग्राम कॉल्ड एज कार्डियो एक्सरसाइज प्रोग्राम। बिल्कुल, ये क्या है, हमें ज़रा संक्षिप्त में बताइए। कार्डियो एक्सरसाइज प्रोग्राम ये ऐसा है कि हमें हमारे हार्ट को ट्रैक करके एक्सरसाइज करना है। ऐसे जिम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे जिम करने वाले ये हार्ट अटैक या फेल्योर के शिकार बनते हैं। अब उनको ये जानना ज़रूरी है कि मेरी हार्ट की क्षमता एक्सरसाइज की कितनी है। वो जाने बिना अगर हम कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि सिंगर के साथ जो हुआ कि खुद को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया,
तो हमेशा अपने शक्ति के अनुसार व्यायाम होना चाहिए। वैसे ही हमारे हार्ट की एक क्षमता होती है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट हर एज में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे हमारी गाड़ी के स्पीडोमीटर में जो मीटर होता है 0 से 140 तक होता है कार में, और बाइक में 180 तक होता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पे हम कभी भी गाड़ी नहीं चला पाते, क्योंकि अगर हम चलाएंगे तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता ड्राइविंग पे। वैसा ही हमारे हार्ट की भी मैक्सिमम क्षमता कुछ बनी हुई है, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ काम करना है। जैसे हम गाड़ी को 70% ही यूटिलाइज करते हैं मैक्सिमम स्पीड की, सेम हार्ट की मैक्सिमम क्षमता है 220 बीट्स पर मिनट, मतलब 220 बार वो पंप कर सकता है किसी का भी हार्ट। अब हर एक एज में 220 में से हम अगर उसको माइनस करेंगे, एज को माइनस करेंगे, तो हमारा एक आंकड़ा मिलता है। उस आंकड़े को बोलते हैं हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट। मतलब उस एज में मेरी हार्ट की मैक्सिमम पंपिंग कैपेसिटी उतनी है। अब उसका मुझे 100% नहीं 80% यूज़ करना है किसी भी एक्टिविटी में, तो चाहे वो योगा हो, जुम्बा हो, कार्डियो हो, एरोबिक्स हो, फिजियो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे हार्ट को मॉनिटर किए करते हुए आपको एक्सरसाइज करना है। इसीलिए हमारे पास जो कार्डियो एक्सरसाइज है, जिसमें मसल स्ट्रेन ट्रेनिंग है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, या कोर स्ट्रेन ट्रेनिंग है, या फिर कार्डियक फिजियोथेरेपी हमारे पास है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है। इसके अंतर्गत हार्ट के अनुसार, हार्ट की क्षमता के अनुसार वो ट्रीटमेंट प्लान होता है, एक्सरसाइज प्लान होता है, और फिर पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं डे बाय डे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ताकि जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि एक जगह पे हम बोलते हैं पेशेंट को, कार्डियक पेशेंट को रेस्ट एडवाइस होता है, और दूसरी जगह हम यहाँ पे पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा बिलीफ आने में मुश्किल होती है। इसलिए अगर हम ट्रैक करके चलेंगे कि डे बाय डे आपका 10 मीटर 50 मीटर अगर इम्प्रूव हो रहा है, दैट इज़ यू आर ऑन गुड नोट, ऑन द राइट ट्रैक। जी यस जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि माधवबाग के पास एक बहुत खूबसूरत ऐप डिवाइस किया हुआ है, जिसको कहते हैं MIB पल्स। MIB पल्स ऐप आपको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। इसके फ़ायदे अनेक है। मिसाल के तौर पे आप जब तक हॉस्पिटल में एडमिट हो, तब तक डॉक्टर्स नर्सेस आपको केयर करते हैं और आपको सही टाइम पे टैबलेट्स या डाइट या सब के बारे में ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बार आप घर गए तो ऑब्वियसली थोड़े से हम कैजुअल हो जाते हैं, सभी का यही रोना है, और उसके कारण हो सकता है हमारा जो हेल्थ प्लान है वो डिटेरिएट हो जाए। तो आप अगर घर भी चले जाओगे तो ये ऐप के ज़रिए डॉक्टर्स आपको मॉनिटर कर सकते हैं। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि इसमें करीब 450 से अधिक डॉक्टरों का एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगा। अलावा इसके थाउजेंड्स ऑफ वीडियो क्लिप्स है, जिसमें आपको योगा, एक्सरसाइज, फूड, डाइट, जो भी कहिए, एक्सरसाइज, ये सारी बातें आपको मॉनिटर करने का या एक एडवाइस दिया जा सकता है। इसको आपको सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मॉनिटर करना है। सर के MB के साथ एसोसिएट होना है या टाइप होना है। अधिक जानकारी के लिए आपको 022489300202 पर रिंग मिस कॉल देनी है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है सर कि लेकिन अगर इससे पहले कि हम आगे जाए, एक पेशेंट का वीडियो देखते हैं हम, और उनकी जो एक्सपीरियंसेस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसको पहले सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। द वीडियो प्लीज़। मैं पंजाबरा पवार, रहने वाला मुल्ताई से हूँ। मेरा बिजनेस टेलरिंग शॉप है। मेरा एक्चुअल टेलर था, अभी फिलहाल उसको कन्वर्ट करके मैंने कारखाना चलाया। 2014 में 10वें महीने में अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ हुई, श्वास फूलने लगी, नाना प्रकार की मेरे को तकलीफें होने लगी। पर मुझे आभास नहीं हुआ कि मुझे ऐसा कुछ लगा, बट ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरा दम घुटे जा रहा था। अचानक तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी मेरी, तो मेरा बेटा ने बोला कि भाई पापा आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, डॉक्टर के पास चलो। मैं जिद से नहीं गया। उसके बाद फिर नॉर्मल आ गया, फिर अपने काम से लग गया मैं टेलिंग में। उसी बीच फिर और 1-1.5 घंटे के बाद पुनः तकलीफ हुई। तकलीफ इतनी ज़बरदस्त थी मेरे को कि मुझे खुद को आवाज़ नहीं था कि अचानक दर्द क्या था। मतलब वो दर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला एक बहुत अच्छा दर्द देखा, और इतना कठिन दर्द भी देखा कि कुछ कह नहीं सकता मैं। और पूरी बॉडी के अंदर मुझे पसीना वगैरह आया था, लेकिन अपने को कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। अपन फिर डॉक्टर के पास गए, उनके यहाँ फिर इलाज चला, उनने सारा चेकअप वगैरह कराया। इसके बाद मेरे को रोका उनने, 9 बजे समथिंग बताया कि बोले भाई आपको एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब फिर मैं इतना डरने लगा कि शायद मेरी लाइफ उस दिन ख़त्म हो जाएगी। मतलब लगने लगा था अब मैं किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद वहाँ से निकला मैं। निकलने के बाद में ये सारी जानकारी मिली दोस्त के माध्यम से
वो आया, उसने सारी चीज़ बताई। कोंडाली जाना है आपको, नागपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे जाने के बाद में कोंडाली में आपको सारी जानकारी लगेगी। एक्चुअल मैं भी उस जगह तक नहीं पहुँच पाया हूँ। वहाँ एक ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ है, वो माधवबाग का बोर्ड है, और उस पर लिखा हुआ है, उस पर नंबर डला हुआ है। वहाँ से नंबर लगाया, फिर नंबर माधवबाग का लगा। यहाँ से एक वैन गई, वैन में मेरे को सुरक्षित लेके आए। लाने के बाद जब माधवबाग आया, मैं मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया, मेरी फाइलें देखी, जो जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ट्रीटमेंट हुए। ट्रीटमेंट होने के बाद में मेरे को वॉकिंग के लिए ले गया, तो मैं तो इतना डर गया तक वॉकिंग भी नहीं कर पाया मैं। मतलब कंडीशन ये थी कि वास्तविक मुझे बहुत बड़ी तकलीफ थी। तकलीफ इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं खुद ने महसूस किया कि भाई वो तकलीफ मेरी लाइफ में पहली तकलीफ देखी है। एक दिन सुबह के समय मैंने साइकिलिंग या कुछ कर लिया था जम के, तो फिर मेरे को फिर वापस वाटेक की प्रॉब्लम आई थी, तो पंचकर्मा तक नहीं जा पाया था मैं। मेरे को उस पर चेयर पे लेके गया था, मतलब गाड़ी में, और वहाँ ले जाने के बाद में मेरे को फिर कुछ ट्रीटमेंट किया मेरा। इनने जो डाइट चार्ट दिया मेरे को, जो किया मैंने, उसको सारे के सारे को फॉलो किया, और बताया था कि भाई आप लोडेड कोई काम ऐसा ना करें ताकि आपके हार्ट पे कोई असर आए, ऐसा इसलिए सिखाया। तो मैंने सर से ऐसी बात रखी कि मैंने, भाई सर अगर मैं धीरे धीरे करके मैं अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ाऊं, तो बोले आप धीरे धीरे कर सकते हैं, लोड लेके नहीं, मतलब इतने धीरे करना है आपको कि आपको कभी आभास ना हो, पर डे करना है। मतलब आज 1 मिनट कर रहे हो, कल 1.25 करो, 1.5 करो, 2 करो, 3 करो, ऐसा धीरे 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 करके बढ़ाना है। तो आज शायद मुझे लग रहा है कि मेरी वापस जिंदगी मैंने माधवबाग से ले चुका हूँ और इसको शायद मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही चाहता हूँ कि मेरी यारी दोस्ती, मेरे बुजुर्ग जो भी है, भाई अगर नेचुरल ज़िंदगी जीना है तो सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी आपको, माधवबाग। उसके जैसी तो जगह मिल ही नहीं सकती है। सर, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है या उसके परिवार के लोग जो है वो ज़रा चिंतित हो जाते हैं कि इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, बिल्कुल राइट। किसी के पास इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, किसी के पास नहीं रहती है, तो इन हालातों में माधवबाग इनको फाइनेंशियली कैसे हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली। तो यहाँ पे मुझे ये बताने में बहुत आनंद मिलता है कि माधवबाग इकलौता ऐसा संस्थान है जो आपके ट्रीटमेंट पे फाइनेंस सुविधा प्रोवाइड करता है, वो भी 0 इंटरेस्ट पर। मतलब उसमें हम EMI फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के भी आते हैं जिनके पास में सर्जरी तक के पैसे नहीं होते हैं या दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमने ये सुविधा प्रदान की है। या फिर उनके छोटे छोटे हमने कुछ ट्रीटमेंट प्लान किए हैं कि स्टार्ट विथ एक्सरसाइज फर्स्ट, कि पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आपको पहले खुद को स्टेबलाइज करो, डाइट मॉडिफिकेशन करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास अरेंजमेंट हो रही है तो आप एडमिशन के लिए आ जाओ या ट्रीटमेंट के लिए आ जाओ। अगर नहीं तो मेडिक्लेम तो रहता ही है, मेडिक्लेम में रीएम्बर्समेंट फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल है। हमारा खोपोली का यूनिट NABH कैशलेस हो चुका है, अभी कोंडाली का यूनिट भी उसी ट्रैक पे चल रहा है, वो जल्दी ही NABH एक्रेडिट हो जाएगा। दूसरा EMI फैसिलिटी के लिए 2 ऑप्शन है, एक आरोग्य फाइनेंस और एक सेविंग फाइनेंस, जो आपको 0% इंटरेस्ट पे फाइनेंस अवेलेबल करा देती है। जैसे हम घर पे टीवी या फ्रिज लेते हैं आसान किस्तों पे, वैसे आपका ट्रीटमेंट आसान किस्तों पे हो सकता है जी। तो ये अच्छी बात है, तो मुझे बताने में बहुत खुशी मिलती है जी। चलते थे, एक मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे सर? माधवबाग का एक मिशन है हृदय मुक्त भारत। अगर हमको ये मिशन पूरा करना है तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कुछ भी लक्षण ऐसे समझ में आते हैं कि जैसे सांस फूलती है या दम लगता है या चक्कर आते हैं या सीने में दर्द होता है, जलन होती है या कंधे में दर्द, ये असंख्य लक्षण हैं, तो एक बार ज़िंदगी में कभी तो आपकी मोटर, आपके हार्ट की जांच अवश्य करवा लें जी। तो जैसे सर बता रहे थे, बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाया सर ने इसके बारे में कि माधवबाग के फाइनेंशियली जो एक हेल्प कर सकते वो करते हैं। इसमें अगर आपके पास SBI का जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बाकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो आपको मेडिक्लेम का एक लाभ मिल सकता है। अलावा इसके माधवबाग ने टाई अप किया कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ, जहां 0% इंटरेस्ट पर EMI जो है आपका तय किया जाता है, यानी आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। और माधवबाग इससे पता चलता है कि वो सिर्फ आपके हेल्थ को केयर नहीं करते बल्कि आपके पॉकेट पर भी उनका ध्यान रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ज़रूर एक मिस कॉल कीजिएगा 022483902002 पर। और डॉक्टर्स, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, यू विल बी टू ईगर टू हेल्प यू।
Thank you so much, sir, for coming. It was a Thank you, pleasure sir. talking to you. Thank you so much.